मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सुबह के 6 बजा है और मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीएसआई का जो समय चल रहा है ना, वो मॉक वाला चल रहा है। आप लोग क्वेश्चंस लगा रहे होंगे और अपने मेथड और मेरे मेथड को एक बार मैच करिएगा। कुछ नया सीखने को मिले तो सीखिएगा। और अंतिम का 1 महीना बचा है। अंतिम का 1 महीना सुबह इस आपका जो स्पीड टेस्ट है, सुबह 6 से 8 अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सुबह 6 से 8 तक आ जाओगे तो आपका रिजल्ट 10-11 तक आ जाएगा और एसटी का सॉल्यूशन भी उसी दिन आ जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए, सुबह 6 से 8 आप तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की और सुबह 6 से 8 आने में आपको डर लग रहा है, आप जग नहीं पा रहे हो, तो कैसे सब इंस्पेक्टर बनोगे? आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसा नौकरी चाहते हो, उस माहौल में आपको ढलना होगा। तो सुबह 6 बजे आप सभी आमंत्रित हैं कोचिंग में, संस्थान में, श्री राम अकेडमी संस्थान में। आपका स्पीड टेस्ट 6 से 8 स्टार्ट हो गया है। बात करते हैं इसके पीडीएफ की। इसका पीडीएफ जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? हम लोग क्या एसटी दे सकते हैं क्या लगातार? हाँ, बिल्कुल दे सकते हो। हमारा एप्लीकेशन है श्री राम अकेडमी कानपुर। वहाँ पर एक पीडीएफ का ऑप्शन बनाया गया है, जहाँ पर यूपी पुलिस और यूपीएसआई के मॉक को पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दी जाएंगी। ये काम को ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। पीडीएफ के साथ साथ इसके आंसर की भी होगी। कोशिश करिएगा कि इसका प्रिंट आउट निकाल के तब स्पीड टेस्ट दीजिएगा। आप कोशिश ये करिएगा, इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद तब स्पीड टेस्ट दीजिएगा। स्पीड टेस्ट देने के बाद अपने आंसर मैच करिएगा और मुझे एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। जरूर कमेंट करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स की। हम लोग मैथ्स की बात कर रहे हैं। बाकी सबको आपके आंसर दे दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। एक बार ये स्पष्ट कर दीजिए कि पीडीएफ में आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आगे हम इसकी पीपीटी बनाना स्टार्ट कर देंगे एक एक क्वेश्चन की। तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट करिए कुछ दिन के लिए, फिर आगे हम लोग इसकी पीपीटी स्टार्ट कर देंगे। चलिए, आपको स्पष्टता समझ में आए तो ऐसा करता हूँ कि पूरे पेज पे सवाल को लेता हूँ। शायद आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो एक बार ये कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे काम चल जाएगा कि पीपीटी बनवानी ही पड़ेंगे। ये कमेंट आप लोग एक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, स्पष्टता आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। ध्यान से देखिएगा। ये पीडीएफ है जो एसटी होती है, मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ। कैसे करना है, इतनी जगह में क्वेश्चन को कैसे करना है। कह रहा है एक संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। 4 से भाग देते हैं, शेषफल 3 बचता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देते हैं, शेषफल 2 बचता है। कम से कम 1 मान लें। 5 एकम 5 2 7 हुआ, 7 चौको 28, 3 31 हुआ। इसका 5 एकम 5 2 7, 7 चौको 28, 3 31 और 31 को भाग देना है 20 से। 31 को भाग देना है 20 से, 20 से भाग दे दिया, बचा कितना? 11। तो बस पहला क्वेश्चन आपका ऐसा था। एक छोटा सा कमेंट के माध्यम से बताएं, क्या आपको सवाल का तरीका आपका सेम ऐसे ही था? आपने क्वेश्चन को ऐसे ही किया? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सवाल ये है, ये 900 के फैक्टर लिखे हुए हैं। लिखा है 1 और 900 को छोड़कर। देखो, अगर आपने हमसे अपवर्त वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, भाजक वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो आपको याद होगा, आपको अच्छे से याद होगा कि x की पावर n के अपवर्त n+1 होते हैं। यहाँ पे पावर 2 है तो अपवर्त 3 होंगे, यहाँ भी अपवर्त 3 होंगे, यहाँ भी अपवर्त 3 होंगे। लेकिन 3 गुणे 3 गुणे 27 होगा। यहाँ पे एक लाइन बोली है 1 और 900 को छोड़कर, मतलब इसमें से 2 कम करने होंगे, क्योंकि 900 के अपवर्त और 1 और 900 भी है तो 2 कम करने होंगे, और 2 कम करने होंगे तो आंसर 25 होगा। आपके दोनों क्वेश्चन का मेथड सेम था, आप सबने एकदम सही किया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा, फिर पीडीएफ आपको मिलेगी, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। आगे व्यवस्था करता हूँ पीपीटी बना के, ताकि आपको सोल्यूशन भी मिल जाए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 63% और बड़ी संख्या का 45%, दोनों आपका योग इतना है बड़ी संख्या का। देखो, इसने जैसे बड़ी संख्या बोली तो आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, एक का 63 है, एक का 45 है। इन दोनों का अगर तुम रेशियो लेते हो, जैसे आप 9 से काटो 7 मिला, 9 से काटो 5 मिला, ये वाली बड़ी होगी। और 7, अगर हम बात करें 7 का मल्टीपल तो एक ही है, एक ही है तो करना ही नहीं है। अगर एक ही 7 का मल्टीपल है तो करना ही नहीं है। बाकी कैसे एग्जाम में करना था ये एक बार देखिए। एक नंबर का 63% है और दूसरे नंबर का 45% है। आपने इसे 9 से काटा 7 मिला, 9 से काटा 5 मिला, तो ये आपको मिला 7x बराबर 5y। एक्स रेशियो y बराबर आपको 5 अनुपात 7 मिला, 7 5 कितना हुआ 12।
और 12 का मान आपको दिया है 17, 28, तो 1 का मान 144 हुआ। 144 गुणे 7 आपकी बड़ी संख्या है, 144 गुणे 7। हाँ हाँ हाँ, रुकिए एक मिनट, फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार समझिए, फिर से एक बार क्या बोला है उसने। हाँ, 144 गुणे 7 हम लोगों ने किया है। फिर से एक बार देखिए, क्योंकि आंसर नहीं मैच हुआ है। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 63%, तो छोटी संख्या का 63% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। तो यहाँ पर जो x है ना, ये छोटी संख्या है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। तो 144 गुणे 5 करने पर हमें क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए। 5 को 20 कैरी 2 हो गया, 5 को 20 और 2 22। हाँ हाँ, कुछ तो खेल हो गया है। चलो एक बार फिर से देखते हैं, सवाल को थोड़ा सही से समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो गड़बड़ हो रहे हैं भाई। एक नंबर का 63% है और दूसरे नंबर का 45% आपस में बराबर। आपने से 9 से काटा 7 और 9 से काटा तो 5 मिला। एक्स वाई का आपने रेशियो लिया तो यहाँ पे आपको 5 और 7 मिला। दोनों का योग दिया गया है, तो यहाँ पे 12 का मान अगर 17, 28 है, तो ये 12 का क्यूब लिखा हुआ है ना, तो एक का मान तो 144 ही आएगा। इतना तो क्लियर है ना। तो एक बार देखते हैं, 12 क्यूब 17, 28, हाँ एकदम सही है। तो 12 एक कम 12, इसके बाद 12 चौक और था, ठीक है, एकदम सही है। तो पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, ऐसा उसने बोला है। तो छोटी संख्या का 63% था, बड़ी संख्या का इतने परसेंट, दोनों का रेशियो इतना हुआ, 7, 5, 12, 12 का मान ये 144 गुणे 5। अगला नंबर हो गया 144 गुणे 7, ये दोनों आपके नंबर होंगे। यहाँ पे क्या खेल हो रहा है एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आंसर जो है वो एकदम, हाँ रुकना, आंसर 7 चौको 28, ये आंसर है, ये गड़बड़ हो रहा है। 980 नहीं है, 7 का मल्टीपल आपने चेक किया, 7 का मल्टीपल ये भी है और 7 का मल्टीपल ये भी है। तो तरीका समझिए कैसे करना होगा। प्रायः बाकी लोग क्या करते हैं, एक बार सुनिएगा। आप लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हो ना, वो आप लोग ये कर देते हो, एक को x मान लेते हो, एक को 1728 माइनस एक्स मान लेते हो। ऐसी गलती ना करें, अगर ऐसी गलती आप करोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन को कम करना है, थोड़ा समझदार बनना है। उम्मीद है आपको तरीका समझ में आया होगा। 7 के मल्टीपल यहाँ पे 2 थे, इसलिए कंफ्यूजन हुआ, ये दिख रहा था, ऐसा नहीं है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। आपको बोला गया है 125 की पावर, यहाँ पे आपको दिया गया है 6। देखो करनी में क्या है या बटे में क्या है, 6 है, 3 है, 6 है, 4 है, नंबर यहाँ पे 12 मान लें। 6 का भाग देंगे 2 बार, तो 125 का आपको स्क्वायर मिल गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, इसका भाग देंगे 4 बार, तो 11 की पावर आपको 4 मिल गया है। 6 का भाग देंगे तो 2 बार, तो 12 का आपको स्क्वायर मिल गया है। आगे हम लोग अगर 4 का भाग देते हैं 3 बार, तो आपको 5 का क्यूब मिल गया है। इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा है तो भी आप लोग कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा। यहाँ पूछा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखो 11 की पावर 4 होता है 14641, और 125 का स्क्वायर होता है 15625। ये 5 की पावर 3 तो बहुत कम होता है, 12 का स्क्वायर तो बहुत ही कम होता है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर है 125 की पावर 1/6। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, फिर से ध्यान से देखना, फिर से एक बार सुनना। जी आपको बोला गया है, कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, करनी में 6 है, 125 है, यहाँ पर लिखा है करनी में 3 है और यहाँ पर 11 लिखा है, यहाँ पर लिखा है करनी में 6 है और 12 लिखा है, करनी में यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 लिखा है। एक ऐसा नंबर सोचें, तरीका ध्यान दीजिए, तरीका क्या होगा। करनी में 4 है, 6 है, 3 है और 6 है यहाँ पे, तो ऐसा नंबर सोचो जो कट जाए। तो यहाँ पर हम लोग 12 मान लिए हैं, 12 यहाँ पे कुछ ऐसा मान लिए हैं। 6 का भाग दे 3 बार, तो 125 की पावर 3, 106 की पावर 6 का भाग दे 2 बार, 3 का भाग दे 4 बार, 11 की पावर 4 हो गया, 6 का भाग दे 2 बार, 12 का स्क्वायर हो गया, 4 का भाग दे 3 बार, 5 की पावर 3 हो गया, और आपके क्वेश्चन का आंसर अब तो समझ में आया होगा ये कैसे लिखा था। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को सही से तरीका नोट करिएगा, समझिएगा, ऐसे ही एग्जाम में करना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से क्या है, क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा, देखिएगा, समझिएगा सवाल में क्या लिखे और उसको कैसे लिखेंगे, जरूर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। एक साथ वर्ग ए, यहाँ पर बोला है वर्ग ए और वर्ग बी, टोटल छात्र यहाँ पे 90 हैं और सभी का औसत क्या है 49। यहाँ लिखा है ए में छात्रों की संख्या 20 से 25% अधिक है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। ए में अधिक है तो बी में 4 माने, ए में 5 माने, टोटल लोग यहाँ पे हमने 9 माने, 90 नहीं माने, कैलकुलेशन कम करना है ना। उसे बोला ए में छात्र 25% अधिक है, 25% 1/4 होता है, बी में 4 माने, ए में 5 माने, टोटल 9 माने, और सभी का जो औसत है वो 49 है, ऐसा सवाल में बोला गया है।
आगे बोला है बी के छात्रों का औसत ए के छात्रों से 20% अधिक है, तो 20% जो होता है वो 1/5 होता है, और 20% अधिक बोला है उसने, ऐसा यहाँ पर बोला है, तो 20% अधिक का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा किसका, बी के छात्रों का औसत ए के औसत से अधिक है, तो ये अधिक है 20%, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 6x, ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखना, ये हो गया 25x, ये कितना हो गया है 24x, ये कितना हुआ है 49 × 9, तो ये 24, ये 49 पूरा पूरा कट गया, यहाँ से आपको मिलेगा x का मान, आपको 9 मिला, x का मान 9 मिला। अब ये देखा करो ए का पूछा है कि बी का, ए का पूछा है, तो 9 × 5 कितना हुआ 45, बस ऐसे ही करना था, ऐसे ही करना था, इतना ही समझदार बनना था, यहाँ पे 90 का कोई भी मतलब नहीं था, केवल समझदारी से सवाल को कर सकते थे। उम्मीद है सबको आ गया होगा। आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें, समझ लें, एक बार और सुने, तरीका आपका ऐसा ही होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन है एलिगेशन का। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दो किस्म के चावल हैं, दो किस्म के चावल हैं, एक की लागत 100 रुपये है और दूसरे की लागत 120 रुपये है, दोनों को मिलाकर 121 रुपये में दुकानदार बेचता है, 10% का लाभ कमाता है। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगी। एलिगेशन तभी लगता है या तो सभी क्रय मूल्य हों या तो सभी बिक्री मूल्य हों, जो भी हों सब एक जैसे हों, ये बात आप सबको पता है, या तो सभी क्रय मूल्य हों या तो सभी बिक्री मूल्य हों। हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर बोला है पहले का जो मूल्य है 100 रुपये है, इसका मूल्य 120 रुपये है, दोनों को मिला के 121 में बेचा, तो 121 में बेचा मतलब सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, और 121 यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट 10% का है, 10% 1/10 होता है, 10 पे 1 मतलब 11, 11 का मान पता है तो 1 का मान 11, 10 का मान 110, टोटल कॉस्ट प्राइस 110, इसका भी अंतर 10 आ गया, इसका भी अंतर 10 आ गया, दोनों का रेशियो 1:1 आ गया, ये यहाँ पे हो गया खत्म। कई बार ऐसा होगा कि बिक्री मूल्य से क्रय मूल्य निकालना थोड़ा कठिन होगा, तब भी परेशान नहीं होना, तो यहाँ पर 121 लिखा रहने दो, 10% लाभ है तो यहाँ पर 110 कर लो, इसका 10% 12 हुआ तो 132 कर लो। आंसर तभी भी इक्वल आएगा, आंसर वही आएगा, मेथड चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होते, ये मैथ है तो मेथड बदल सकते हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। सभी क्रय मूल्य हो तो भी आंसर आएगा, सभी बिक्री मूल्य हो तो भी आंसर आएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे और इस तरह क्वेश्चन में समय बचाना सीखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 50 रुपये प्रति ग्राम वाली शक्कर को 30 रुपये प्रति ग्राम शक्कर के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 36 रुपये हो जाए। देखो यहाँ पर सभी वैल्यू एक जैसी है, ये 50 दिया है, ये 30 दिया है, ये 36 दिया है, इसका अंतर यहाँ पे 14 है, इसका अंतर यहाँ पे 6 है, इन दोनों का रेशियो ले लो तो 3 और 7 हो गया, आंसर 3 और 7 हो गया और आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आइए, ये आप सब लोग सीख गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, इस क्वेश्चन में सार बना के एक बार थोड़ा सा मेहनत करिए और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा काम करिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप के पैटर्न आजकल बन रहे हैं। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामित मतों में 2% ने मतदान नहीं दिया, तो हम लोग शुरुआत ऐसे करते हैं, माना 100x लोग थे, 2 लोगों ने मतदान नहीं किया, 98x लोगों ने मतदान किया। अगर लिखा 500 मत अवैध हो गए तो इसमें से 500 घटा लीजिए, तो आपके वैध मत हो गए हैं, यहाँ पर वैलिड मत हो गए हैं। 2 उम्मीदवार ए और बी खड़े होते हैं, ए ने बी को 200 मत से हराया, नामित मतों से 43% ए को मिला। यहाँ पर जो ए के मत हैं 43x हैं, तो ये ए के मत हैं और ए ने ही हराया, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, उसने बोला ए ने ही हराया, तो यहाँ पे देखो 98 में जब इतना जाएगा तो 55x मिलेगा। हमारा यहाँ पे दिमाग नहीं काम कर रहा होगा, हम लोग ये सोच रहे होंगे ये वाले कम हैं, ये वाले ज़्यादा हैं, तो इसने कैसे हराया। हाँ, उसने ध्यान से पढ़ना, उसने बोला ए ने हराया, मतलब ये वाले मार्क्स, ये वाले जो मत हैं ज़्यादा हैं, 500 हो सकता है कुछ ऐसा वैल्यू हो जिससे 55% से बहुत कम, मतलब 43 से कम आ जाए, तो 500 एक्स्ट्रा वन कुछ भी हो सकता है, 500 यहाँ पे कम करना है, 500 कम करने पे मतलब ये कम हो सकता है, आपको एग्जाम में लगेगा कि ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये कैसे हरा सकता है, तो इसमें परेशान नहीं होना, क्वेश्चन आजकल ऐसे ही बना रहा है। तो करना क्या है, ए यहाँ पे जीता है तो 43x हो गया, बी यहाँ पे हरा है 55 माइनस 500 हो गया, 55x माइनस 500 हो गया और दोनों का अंतर 200 बोला गया है। इसमें से जब इतना घटाया तो 12x मिला, वो भी माइनस का मिला, इसको उधर भेज दिया तो 300 मिला, वो भी माइनस का मिला। आपने जैसे भाग दिया 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, x का मान इतना। अगर आपने बोला जाए 100x कुल कितने मत पड़े, क्या ध्यान रखना,
कुल कितने मत पड़े या कुल कितने मतदाता थे, तो आंसर होगा 2500। सवाल में क्या लिखा है, डाले गए मतों की कुल संख्या, तो आपको पता है कुल मत जो थे 2% लोगों ने वोट नहीं किया, इसका 2% 50 हुआ, तो डाले गए मतों की संख्या 2450 हो गई। फिर देखिएगा एक बार, 2500 यहाँ पे कुल मत हो गए, कुल मतदाता थे, 2% लोगों ने वोट नहीं किया है, इसका 2% 50 हुआ, तो आंसर हो गया 2450। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में डबल स्टार बना के सही से समझिएगा, एक बार वीडियो को पॉज करिए, पूरा क्वेश्चन सीखिए, जल्दबाजी मत करिए, एक एक सवाल सीखने की कोशिश करिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। सवाल ये है, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, 35% हल्के बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, ऐसा उसने पूछा है। देखो सुनना, एक बेईमान डीलर 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है। वो ये कह रहा है कि हम 100 की चीज जो है वो 88 रुपए की, अब 22% है तो 78 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा वो बोल रहा है कि हम 100 की चीज को 78 रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन 35% हल्के बाट का प्रयोग करता है, मतलब इसका मतलब क्या है, तो सुनना, 35% का मतलब ये हुआ कि वो 1 किलोग्राम के बजाय 650 ग्राम बांट दे रहा है, मतलब 650 ग्राम के तुमसे वो ले रहा है, 650 ग्राम तुमको दे रहा है, 650 ग्राम तुमको दे रहा है, लेकिन जो पैसे ले रहा है वो ले रहा है 1 किलोग्राम के। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो? जैसे एक बार सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनना। एक बेईमान दुकानदार 22% की हानि पर वो कह रहा है कि 100 की चीज है, हम आपको 78 रुपए में दे रहे हैं, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है। यहाँ तक आप सभी लोग समझ रहे होंगे। आगे लिखा है, लेकिन 35% हल्के बाट का प्रयोग करता है, 35% हल्के बाट का प्रयोग करता है। 35% को अगर तुम लिखना चाहो कि 100 के बदले वो 65 ग्राम, मतलब 65 ग्राम वस्तु तौल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको दे रहा है वो 65 और पैसे ले रहा है 100 के, दे रहा है 65, पैसे ले रहा है 100 के। इस चीज को अगर तुम लिखना सीख गए ना, तो तराजू वाले क्वेश्चन में कभी कोई समस्या हुई नहीं। अगर कोई व्यक्ति 35% कम दे रहा है, इसका मतलब क्या है, 65 ग्राम तुम्हें वो दे रहा है, पैसे ले रहा है 100 ग्राम, समझे? अब सुनो, 100 से ही 100 खत्म हो गया, आपने इसको देखा, 13 बचे 65, 13 छंग 78। अभी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक का लाभ हुआ, 1/5 पे हुआ, कितने परसेंट हुआ। आपने ये नया सीखा होगा, एक जब आप लोग जबरदस्ती मतलब मत करिए, लेकिन अगर कुछ नया सीखते हैं तो मेरा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि सुबह 6 बजे मैं आपका स्पीड टेस्ट सॉल्व कराने आ रहा हूँ, एग्जाम तक लगातार आऊँगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना अगर तुम्हें इससे फायदा मिल रहा है तो, ठीक है? आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मैं आपको नया प्रॉपर ऐसी डेली सॉल्व कराऊंगा, आपकी डेली मिक्स एंड मैच प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ऐसे ही एग्जाम में करना है, ठीक है? एक बात और, किसी सवाल पे अगर आपको बेसिक वीडियो चाहिए, जैसे ये सवाल है 3 साल का अंतर है, आपको अगर नहीं आता है, बेसिक वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। तो ये क्वेश्चन जो लोग करते हैं वो कैसे करते हैं, वो तुम्हें ये सिखाएंगे। सी आई माइनस एस आई इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, 3 प्लस आर बाई 100। लेकिन मैं आपको किसी भी चैप्टर में कभी भी कोई फॉर्मूला याद नहीं कराता। मैंने आपसे इसमें क्या सिखाया है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे बनता है। 25 नहीं 75, एक 76 होगा अंतर, तो मूलधन होगा 25 का क्यूब, और 76 ही दिया गया है तो 25 का क्यूब ही आंसर है। बस इतना ही करना था, ऐसे ही करना था। 2 साल का अंतर हो, 3 साल का अंतर हो, 4 साल का अंतर हो, या 2.5 साल का अंतर हो, 1.5 साल का अंतर हो, सब आसान होते हैं। बस तरीका समझिए, समझदार बनिए, एग्जाम में ऐसे ही करना था। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अभी आप लोग थोड़े से मेहनती हो। हाँ, कुछ लोग इसको मूलधन मान के भी करते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, 100 मान के करते हैं वो भी सिखा दूंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, जो मैंने कहा वो महत्वपूर्ण है। ये कैसे बना है अगर जानना है तो कमेंट के माध्यम से बोलिएगा। मैं एक वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा 3 साल के एसआईसीआई का अंतर कैसे निकालते हैं, 4 साल का अंतर कैसे निकालते हैं। बस आपको कहना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 12,096 बेचा जाता है, तो अर्जित लाभ उसने बेचने से दर से होने वाली हानि से 24% अधिक होता है। ध्यान से देखिए, सुनिए। यहाँ पर बोला है 12,096 में बेचने से होने वाला लाभ 6048 में बेचने से होने वाली हानि से 24% ज़्यादा है। प्रत्येक परेशान मत होना, लाभ 24% ज़्यादा है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का अंतर, यहाँ पर भी इसको काटना नहीं, सिंप्लीफाई नहीं करना, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंस की बात करेंगे 224 होगा। ये आपको दिया है 6048, बस इतना सा काम आपको करना है
कि 6048 में आपको 224 का भाग देना। एक बार भाग देके बताएं कितना आ रहा है। चलो मैं भाग दे देता हूँ। आपने 4 से काटा 15 मिला, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हुआ। आपने 4 से काटा 4 पंचे 20 हुआ, 4 छंग 24 हुआ। आपने इसको 4 से फिर काट लिया, 4 से कट है तो 4 3 12 हुआ, 4 3 12 कितना बचा 3, 4 सत्ते 28 हुआ, फिर 4 सत्ते 28 3 बचा, 4 अट्ठे 32 हुआ। 4 से काटा तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 हुआ। अब इसे 7 से काटा, 7 पंजा 35, 7 चौको 28, 7 से काटा 2, यहाँ से आपको एक का मान मिल गया 27। एक का मान कितना मिल गया 27। अगर एक का मान 27 है, जहाँ पे 100 लिखा है यहाँ पे मान लिखिए आपने 2700 यहाँ पे लिखा। अब एक बात बहुत अच्छे से समझिए, 6048 में बेचा और 2700 रुपये का आपको नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर जब आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 4 7 8 8। देखो ध्यान से देखिए, आपको आंसर दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार समझिए। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ उसके वस्तु को जैसे बेचे जाने वाली हानि से 24% अधिक है। 24% लाभ है, ज़्यादा है, जो कि दोनों का डिफरेंस ये हुआ। इसका मान ये तो एक का मान ये, 100 का मान ये। बस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। वीडियो को पॉज करिए, एक बार दोबारा फिर सुनिए। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ। अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है तो आपको बस एक छोटा सा कमेंट करना है, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो या एक प्रॉपर वीडियो उस पर बना दूंगा। लेकिन अब एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं, कोशिश करिए संस्थान में, अगर आप कानपुर के आसपास के हो तो सुबह 6 से 8 आइए। कानपुर के आसपास के नहीं हो तो या दूर से हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद जो एससी है प्रॉपर स्पीड टेस्ट देना स्टार्ट करिए। देखो डीआई के लिए मुझे यहाँ पे पीपीटी बनवानी पड़ेगी, कारण ये है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर है, सवाल यहाँ पे, और इसका क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लगाइएगा, कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ। ऑफलाइन क्लास में बराबर आप लोग पूछ सकते हैं। ऑनलाइन की व्यवस्था भी कुछ ऐसी कर दूंगा कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा पाऊँ। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक में उन क्वेश्चंस की जो थोड़े और अच्छे दिए गए हैं। तो अर्थमेटिक में कुछ और क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं, चलिए मैं उन पर बात करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, एक बार आपसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि आपको स्क्वायर रूट निकालना बहुत जल्द नहीं आता है। लेकिन जो बच्चे एप्लीकेशन पे नया बैच जो वरदान बैच में जुड़े हैं, मैंने आपको अभी सिखाया था कि स्क्वायर रूट एग्जाम में कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि दोनों सेम लिखे हैं तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, दो सॉल्व नहीं करने हैं। ये लिखा है 33.64, ठीक है, और ये लिखा है बटे में 8.41। आपको दोनों का रूट निकालना है, इंटू करना है 7569, और ये क्या लिखा है 841। पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे क्योंकि सेम है। अब केवल आपको ये देखना है 3464। देखिए ध्यान से देखिए, लास्ट में 4 है, 4 किस में आता है, 2 और 8 में आता है। लास्ट के 2 नंबर हटा लेते हैं। 34 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। जिनके बीच में है उसमें से छोटा लिखते हैं। अभी कंफ्यूजन ये होता है कि आंसर 52 है या 58 है, तो आपको ये बता दें अगर 36 के आसपास है, 34 लिखा है जो कि 36 के आसपास है, तो आंसर क्या 58 है। तो आप इसके स्थान पर तुरंत 58 लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया होगा। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आपको पता है 55 का जो स्क्वायर होता है उसको कर लिया करो। किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। 5 में 1 जोड़ना है 6, 6 पंचे 30, 30 25 होता है। अगर इससे ज़्यादा लिखा है, अगर ज़्यादा लिखा है तो स्क्वायर 58 का है, कम लिखा है तो 52 का है। तो उम्मीद है इतनी बात सीख गए होंगे। फिर से एक बार बताना चाहेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 841 लिखा है, वैसे बच्चे को पता है कि 29 का स्क्वायर है तो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये यहाँ पर 29 का स्क्वायर है, 30 के स्क्वायर आपको याद ही है। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये आपके सामने लिखा है 7569, 7569। लास्ट में 9 की वजह से 3 और 7 लिखेंगे। ये देखेंगे, आप देखेंगे क्या कि ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में है। लिखना तो 8 है तो आंसर या तो 83 है या तो 87 है। लेकिन एक बार चेक करना, अब तो ये 64 के पास में है कि 81 के पास में। आपने कहा 81 के पास में है तो बड़ा वाला है, ये मान आपका 87 हो गया। इससे डिवाइड किया 2 हुआ, इससे डिवाइड किया 3, 2 3 6 हो गया। सेम वैसे ही प्लस में लिखा है 6 और लिखा है, 6 और 6 12 हो गया, 6 और 6 12 हो गया। ठीक है, कुछ नया सीखा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको ऐसे बहुत कुछ सिखाता चलूंगा। ऐसे ही प्रैक्टिस लगातार करनी है, डेली मिसलेनियस क्वेश्चन लगाने हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। प्रॉपर आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आइए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, आपके सामने पूछा गया है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड समझते हैं, अपवर्त की बात कर रहा है।
तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, ये ध्यान रखना, जल्दबाजी इसमें बिल्कुल मत करना। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लो। 2 से काटा तो 840 मिला, 2 से काटा तो 420 मिला, 2 से काटा तो 210 मिला, 2 से काटा तो 105 मिला। फिर आपने इसको 3 से काट लिया तो 3 3 9, 3 + 15 मिला। इसके बाद 5 मिला और 7 मिला, 5 से काटा 7 और 7 मिला। ठीक है, तो 2 यहाँ पर कितनी बार मिले हैं? तो 2 यहाँ पे 4 बार मिले हैं, 3 यहाँ पे 1 बार मिले हैं, 5 1 बार मिला है, 7 1 बार मिला है। 2 की पावर 4 में 1 जोड़ते हैं, सभी में 1 जोड़ते हैं, ये बात आप सभी को पता है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, सवाल का आंसर है 40। ये यहाँ पर वही है ना, आप सबने पढ़ा है ना, अपवर्त वाले क्वेश्चन, फैक्टर वाले क्वेश्चन। नहीं पढ़े? यूपीएसआई का एग्जाम है, मैंने बोला ना कमेंट करो, जो बोलोगे सब सिखाऊंगा। अभी आपको ऑनलाइन साथ दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ, मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन बताओ अगर नहीं पढ़ा है ना तो बोलो, बताओ। ठीक है, कमेंट करना है, बस केवल कमेंट करना है। अपवर्त हमें नहीं आता है, सर सिखा दीजिए प्लीज। अगर यूपीएसआई के विद्यार्थी हो, कहीं से भी जुड़े हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, मैं आपको सिखा दूंगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये सामने आपके जो अगला क्वेश्चन रहा है, ये गुणनखंड वाला हो गया है, ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। आगे हम लोग बात करते हैं मैथ के अगले क्वेश्चन पे। ये औसत का सवाल है। औसत के क्वेश्चन को अगर आप लोग लगता है कि आप लोग आसानी से कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नया सीखना है तो मेरे साथ जरूर जुड़िए, मैं आपको कुछ नया सिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में करना होता है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना। सवाल लिखा है 10 संख्याओं का औसत 52 है, ऐसा पहले लिखा गया है। आगे यहाँ पे लिखा गया है इसमें से पहले जो 3 नंबर हैं उनका औसत जो है वो 52 है। अगले जो 4 नंबर हैं इनका औसत जो है वो 62 है। आगे लिखा है 8वां नंबर, 9वां नंबर, 10वां नंबर जैसा बोला गया है उसको एक बार समझना सीखिए। क्या लिखा है? यहाँ लिखा है यदि 8वां जो आंकड़ा है 9वें आंकड़े से 7 कम है, 8वां वाला 9वें से 7 कम है तो इसको बढ़ा के लिख लीजिए। आगे इसके बाद लिखा है और 10वें से भी 5 कम है, तो 10वें से भी 5 कम है, मतलब इसको x+5 कर लीजिए। मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जब आपसे लोग ये कहेंगे, जब आपसे लोग ये कहें कि नहीं यहाँ तो गुणा कराना ही पड़ता है, तो एक बार मेरे क्लास को उनको भेज देना, कहना गुणा नहीं कराना पड़ता है। थोड़ा सा समझदार बनिए, मैं आपको समझदार बनाता हूँ कैसे सुनना समझता। ये देखो, ये कुल का औसत लिखा है, ये 52 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 5.5 का है और 5.5 कम है, 3 में कम हुआ तो 16.5 कम हो गया, माइनस का मिला। आपने देखा ये ज्यादा है, ये ज्यादा कितना है? तो आपने कहा 2.5 और 2 4.5, 4.5 गुने 4 तो 18 ज्यादा हो गया है। तो यहाँ से आपको जो डिफरेंस मिला है प्लस का 1.5 मिला है, ये प्लस का मिला है। तो ये दोनों नंबर यहाँ पे प्लस के हैं, 7 5 12, तो 12 और 1.5 टोटल हो गया 13.5 डिवाइड बाई 3, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे 3 है। आपने 3 का भाग दिया तो 4.5 मिला, 4.5 प्लस का मिला है, इसमें से 4.5 कम करना है और जैसे ही कम किया तो x का मान आ गया है। जैसे ही कम किया, क्योंकि आपने 8वां मान बोला है, 8वां मान यहाँ पे x है, x का मान आ गया है। हाँ, ये सवाल ये टाइप इतने ही कठिन नहीं होते, आपको कठिन लगते हैं, होते नहीं है। तो मैं ऐसे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तुम बोलो सर ऐसे क्वेश्चन पे शॉर्ट वीडियो चाहिए, मैं आपको पूरी सीरीज समझा दूंगा, जितने सवाल आज तक आए सब बता दूंगा। सारे ऐसे ही होते हैं, गुणा बिल्कुल नहीं कराना होता। और आप कहीं पढ़ के गुणा करा रहे हो तो आप लोग भीड़ का हिस्सा हो, अभी आप समझदार नहीं बन पा रहे हो। समझदार बनना है तो ऐसे ही करना होगा। समय बचेगा, पक्का बचेगा, शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार समय बचा ना तो आपको मजा आएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला समझिए। डीआई है, बस वही समस्या है कि क्वेश्चन ये है तो आप थोड़ा सा इसकी पीपीटी बनवानी पड़ेगी। जो डीआई की है मैं एक साथ पीपीटी बना के पूरी डीआई एक साथ करा दूंगा, कतई परेशान मत हो। अर्थमेटिक ऐसे करा दे रहा हूँ, डीआई का मैं पूरा वीडियो बनवा दूंगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये समांतर श्रेणी का है। समांतर श्रेणी के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एलिगेशन का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन सारे कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जितने सवाल है मैं सारे कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कतई भी परेशान मत होना। क्वेश्चन मैं आपको सारे कराऊंगा एससी के। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 120 नंबर, ये भी आपका डीआई है। 119 नंबर तो कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क है आपका, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 117 में आपको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया है। अगर आपने हमसे पढ़ा है, अगर आपने हमसे पढ़ा है तो आपको पता है, नहीं पढ़ा है तो रुक जाओ, थोड़ा सा समझ लो। नहीं आता है भाई, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ये सब सिखा चुका हूँ। जो मुझसे नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा बोलना तो पड़ेगा, सर हमें जानना है कि मेथड कैसे बना, कैसे होते हैं। कि मैंने आपको समझाया था, आपको याद होगा। जितने दिन जहाँ लगे उनका गुणा करा लीजिए, 18 8 144 का रूट निकाल दीजिए। क्वेश्चन का आंसर 12, यहाँ डी का मान है 12, तो डी का मान अगर 12 आ गया है, अब सवाल में क्या लिखा है, तो इस कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, तो एक बार देखना, बी का समय डी + 18 था, तो डी का मान 12 है, 12 18 यहाँ पे 30 हुआ, क्वेश्चन का आंसर 30 हुआ, सवाल का आंसर 30 हुआ।
फिर से एक बार सुनो, फिर से एक बार सुनो, पहले सवाल क्या कह रहा है। अच्छा, आगे कहानी और बना दी है, एक मिनट सुनो, समझो, पहले समझो आगे कहानी। यहाँ पे कहानी थोड़ी चेंज की है। ए और बी मिलकर एक सी काम को डी दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को डी दिनों में करते हैं। आगे लिखा है ए वही काम 8 प्लस डी दिनों में करता है, बी वही काम 18 प्लस डी दिनों में करता है। 18 × 44 का वर्गमूल 12, तो ये आएगा 12, ये आएगा 30, ये आएगा 20। यहाँ से ये आंसर आ गया है कि ए काम करेगा 20 दिन में, बी काम करेगा 30 दिन में, ए और बी मिल के काम करेंगे 12 दिन में। अब सवाल में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पे बोला ए ने 4 दिन काम कर लिए, तो यहाँ पर ए और बी की अगर हम बात करें तो 20 और 30 काम कर रहे हैं। टोटल काम यहाँ पे 60 मानोगे, इसका काम 3 हुआ, इसका काम 2 हुआ। बोला ए ने 4 दिन काम कर लिया, तो 4 दिन का मतलब इसने 12 काम कर लिया। 60 में से 12 काम कर लिया, 48 काम बचा जो कि बी को करना है, तो बी को शेष काम को करने में 24 दिन का समय लगेगा। बी को शेष काम करने में 24 दिन का समय लगेगा। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा, टाइप समझ में आया होगा। टाइप नहीं आता है तो बोलो, मैं आपको एससी में लगभग सारे टाइप कवर करा दूंगा। अभी 30 दिन का टाइम है, मैं आपको 30 लगातार एससी कराऊंगा, पूरे टाइप कवर करा दूंगा। बस इतना कमेंट तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई टाइप तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें कठिन आता है, तो कमेंट के माध्यम से बताओ। मैं वीडियो ना बनाऊं तो मेरी गलती है, मैं आपका इतना साथ दे रहा हूं तो आप इतना भी नहीं कर सकते हो क्या। तो उम्मीद है आपको टाइप समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है समय दूरी का। समय दूरी का क्या सवाल है, ध्यान से देखिए। कोई व्यक्ति 61 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, तो वह 100 किलोमीटर अधिक यात्रा तय करता है जब वो 65 की चाल से चलता है। तय की गई दूरी बताइए, ऐसा उसने बोला है। देखो 61 से चलाता है, जब वो 65 से चलाता है तो 100 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। तो चालों में उसने 4 का अंतर किया है, दूरी में 100 का अंतर हुआ, इसका मतलब है वो 25 घंटे चलता है। 25 घंटे चलता है, ऐसा उसने बोला है। अब बताओ 61 की चाल से चलता है, 100 किलोमीटर ज़्यादा यात्रा तय करता है, वो 65 चलता है, तो तय की गई दूरी। तो यहाँ पे आपको 25 गुणे 65 करना है, खेल खत्म। 25 पंचे 125 का हासिल हो गया 12। 25 गुणे 6 कितना हुआ, 150, 150 और 12 हुआ 167। 150 और 12 100। फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार समझो। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 125 पंचे 125 का 5, कैरी कितना हुआ 12। हाँ, सब लोग ठीक हो ना, ठीक है। 25 गुणे 6 कितना हुआ 150, और 150 और 12, हाँ 150 और 12 162। तो आंसर क्या है 1625, ठीक है। वैसे एक बार सुनो, पहले चाल 61 है, बाद में 65 है, चालों में 4 का अंतर है, यहाँ दूरी में 100 का अंतर है, इसका मतलब वो 25 घंटे चला है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 घंटे गया, तो 65 गुणे 25 क्वेश्चन का आंसर हो गया है। और उम्मीद है आप सबको समझ में भी आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पाइप और टैंक का है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, वैल्यू देके परेशान मत होइए, समझदार बनिए। कैसे करना था, क्वेश्चन है ए किसी टैंक को 130 घंटे में भर सकता है, बी उसी टैंक को 156 घंटे में भर सकता है, और सी उसी टैंक को 195 घंटे में भर सकता है। इन सभी ने पहले 26 घंटे तक एक साथ खोला गया, उसके बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। पाइप बी को बंद कर दिया गया है। ए और सी द्वारा शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 13 का मल्टीपल है, 10 से काटा, 13 से काटा, तो 13 से काट दिया, 13 एकम 13, ये आपको कितना मिला 12 मिला। 13 एकम 13, 13 पचे 65 मिला। यहाँ पे टोटल धारिता मानना थोड़ा सा आसान हो गया है। इसने जो काम किया है वो 6 किया है, इसने जो काम किया है वो 5 किया है, इसने जो काम किया है वो यहाँ पर आपने किया है, देखा 4 काम किया है। अब बोला गया है इन सभी को पहले 26 घंटे के लिए खोला जाता है। इन सभी को पहले 26 घंटे के लिए खोला जाता है। तो यहाँ पे जो टोटल धारिता है वो आपने 13 जो कॉमन लिया था वो आपको मानना पड़ेगा, 13 कॉमन था यहाँ पे, तो 13 गुणे 60 हो गया, लेकिन काटने पर जो वैल्यू आ रही है वही आ रही है। अब देखना 6 5 11, 11 4 15, और 15 गुणे हम लोग कर लेंगे 26। 26 गुणे 6, 15 गुणे 6, 15 6 90, कैरी कितना हुआ 2, 30 और 9 39, 39 मतलब 390 लीटर पानी यहाँ पे भरा। अब तो 13 से हमने 60 किया, 780 आपने माना, 780 में 390 भर गया, तो 390 ही तो बचा। अब आगे बोला है ए और सी, ए और सी शेष टैंक को हम बात कर रहे हैं ए और सी की, तो 6 4 कितना भरते हैं 10 भरते हैं, 10 का भाग दे दिया 39 हो गया, आंसर 39 हो गया। क्या आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा नंबर को आसान कर पाए थे, नंबर को आसान मान पाए थे कि नहीं मान पाए थे, कि आपने पूरा नंबर मान के ही एलसीएम निकाला था। अगर नंबर मान के किया तो आप समझदार अभी नहीं बन पाए हैं। जब भी बड़े नंबर मिला करें उनका रेशियो ले लिया करें, क्वेश्चन को छोटा बना लिया करें। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपने उम्मीद है इसे नोट कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है ट्रेन का। ट्रेन का क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सवाल पहले ध्यान से देखिए, समझिए, परेशान मत होइए। बार बार कह रहा हूँ परेशान मत होइए, सब हो जाएगा। अभी भी समय है, बस सुबह 6 से 8 आइए, स्पीड टेस्ट दीजिए। बाकी तैयार कैसे कराना है ऑफलाइन क्लास में भी करा दूंगा, ऑनलाइन भी जितना संभव होगा उतना करा दूंगा। एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी ट्रेन 25 सेकंड में पार कर जाती है। संयुक्त दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई। एक ट्रेन जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, ऐसा उसने बोला है। आगे बोला है समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक दूसरी गाड़ी को वह 25 सेकंड में पार कर जाती है, ऐसा उसने बोला है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, जब भी कोई गाड़ी किसी गाड़ी को पार करती है तो उनकी लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं, डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट। ट्रेन ट्रेन को पार करेगी, लंबाइयां हमेशा जुड़ती हैं। इन दोनों के अंतर की बात करें, इन दोनों का अंतर 36 है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब 10 मीटर पर सेकंड होता है। बस क्वेश्चन को ऐसे ही करना था, इतना ही आसान करना था। उम्मीद है आप सबने सीखा होगा। आप इस कंफ्यूजन से एकदम दूर होंगे कि 18/5 और 5/18 कब करते हैं, कैसे करते हैं, कब चेंज करते हैं। ये बातें, बेसिक बातें आपको सबको पता होंगी। नहीं पता है, कहना पड़ेगा, कहोगे तो समझाओ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप लोग 100 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन 40 क्वेश्चन ऐसे लगाओ कि यहाँ पे चैलेंज कर पाओ कि हमसे आसान कोई नहीं कर पाएगा। हमने अपना बेस्ट दिया है, इसी तरह आप लोग भी अपना बेस्ट दीजिए। स्पीड टेस्ट को ऐसे सॉल्व कीजिए जब आप चैलेंज कर पाओ कि आपसे आसान कोई नहीं कर पाएगा। तब तो आपने कुछ नया सीखा है, वरना आप केवल भीड़ का हिस्सा हो, केवल भीड़ का हिस्सा हो, केवल भीड़ का हिस्सा हो। वैसे भी यूपीएसआई के एग्जाम में जो पद हैं वो तो कम है ना, आपको अपनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत को कितना बढ़ाना है, कैसे करना है कि क्वेश्चन देखते ही हो जाए। जैसे ये सवाल है, नीचे एक कम करो, एक कम करने का मतलब पहले 1/4 होगा, एक ही ऑप्शन में 1/4 है। ऐसे ही करते हैं, इस सवाल को ऐसे ही करते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आपने हमसे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लो। जहर कॉन्सेप्ट में एक सीरीज है, वहां पर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जीपी के सवाल कैसे होते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन किसका है, ध्यान से देखना। उस बेलन का आयतन ज्ञात किया, इसकी त्रिज्या 42 है, ऊंचाई इतनी है, बेलन का आयतन πr² होता है। केवल मान रखना है, इसमें कुछ ऐसा जादू नहीं है, कोई भी ऐसा जादू नहीं है, केवल मान रखना है। आर का मान भी पता है और एच का मान भी पता है। उम्मीद है ये सभी सब लोगों ने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन और कौन सा बाकी है, अगला क्वेश्चन एलिगेशन का बाकी है। ध्यान से देखिए, समझिए क्या तरीका होना चाहिए, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। एक बाल्टी में 2 द्रव्य हैं जो कि 16:17 के अनुपात में है। इसमें से 132 लीटर मिश्रण निकालकर 132 लीटर बीम लाया जाता है, तो ये अनुपात 5:6 हो जाता है। ध्यान सुनना, थोड़ा समझना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अच्छा ये बताइए, जितना निकाला उतना मिलाया, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ, तो 16 और 17 जो होता है 33 है। यहाँ पर भी अगर 33 बनाना है तो 33 का मतलब आपको यहाँ पे 3 का गुणा कराना होगा, इतना आपको करना होगा। अब आपको ये देखना है कौन सा हिस्सा कम हुआ है, कौन सा हिस्सा कम हुआ है। तो आपने ये वाला कहा, हाँ ये वाला भैया 16 से 15 एक कम हुआ है, एक कम हुआ है, 16 से कम हुआ है और 16 से कम हुआ है, बराबर में 132 दिया है, तो टोटल मात्रा 16 गुणे 132 हो गई है। टोटल मात्रा 16 गुणे 132। पूछा गया प्रारंभ में बी की मात्रा, बी की मात्रा मतलब 17 का मान पूछा है। अच्छा इन दोनों का जो योग है वो 33 है, 33 इसका योग है और आपको 17 का मान पूछा गया है। आपने इसे 11 से काटा तो 12 मिला, 11 से काटने पर आपको जो मिला है, या सीधे आप इसको भी काट सकते थे, 3 से काट लिया तो 4 मिला, आपको मान मिला है 64 इंटू 17। आखिरी में 8 आना है, सभी में 8 है, तो 17 चौको 68 का 8 कैरी कितना हुआ, 17 छंग 102, 102 और 6 108। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 1088, 1088। एक बार जरूर कमेंट करना, एलिगेशन के क्वेश्चन नंबर 5 का मेथड सभी का ऐसे ही है। कुछ इससे आसान कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे आसान नहीं कर पा रहे हो तो सीखो। ऐसा भी देख सकते थे 17 मल्टीपल, अगर 17 का मल्टीपल एक ही दिया है तो वही आंसर होगा, अगर एक ही दिया है तो चेक कर सकते थे। इसमें एलिगेशन के 4 टाइप बनते हैं, नंबर मान के 2 होते हैं, रेशियो से इस टाइप से ये होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जितना निकाला उतना मिलाया, कुल मात्रा में परिवर्तन नहीं हुआ। कुल मात्रा यहाँ 33 है, बाद में भी 33 होगी, 33 किया, कौन सा कम हुआ, किससे कम हुआ, ऐसे मैच किया, क्वेश्चन का आंसर हो गया।
इस टाइप का पैटर्न अगर आप लोग ऐसे ही करते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बोलना सर आपके मेथड और हमारे मेथड सेम है। मुझे बहुत अच्छा होगा, बहुत खुशी होगी कि आप लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हो। अगर कुछ भी तुम नया कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपसे कुछ सीखना चाहूँगा, क्योंकि मैं मेरी आदत है कि मैं लगातार सीखता हूँ, लगातार सीखता हूँ। मैं अपने आप को टीचर नहीं मानता, आपका बड़ा भाई मानता हूँ बस, ठीक है। मैं भी अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो मैं कैसे कर रहा होता। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको वो सिखा दूँ जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आता है। मैं कोई अध्यापक नहीं हूँ, बस आपका एक बड़ा भाई हूँ। मैं भी आपकी तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर दिन क्वेश्चन पे नए मेथड अभी भी बनाता हूँ, अभी भी बनाता हूँ। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में 14 पदों का योग, ये आपको अच्छे से पता है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यहाँ 14 पद बोला है तो ए प्लस 14 में से एक गया 13, डी बराबर आपको बोला गया है, ये आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, 14 पदों का योग बोला गया, सॉरी आपसे बोला 14 पदों का योग क्या है, जिसका 10वां और 6वां पद। तो 10वां पद आपको बोला गया है ए प्लस 10 के 10 यहाँ रखोगे तो आएगा 9, 9 प्लस डी, 9 डी हो गया, बराबर में दिया है 27.22 25, 27.25। आगे बोला है ए प्लस कितना लिखा है 5d, ए प्लस 5d बराबर 23.25। आपने दोनों का जब अंतर लिया तो यहाँ से आपको 4d मिला, 4d का मान 4, तो d का मान आपका 1 आ गया। d का मान आपने 1 रख दिया तो यहाँ से आपका a का मान आ गया। अब ये बताओ d का मान 1 रखा तो इसमें से आपको 9 घटाना है। जैसे आप 9 घटा लोगे तो यहाँ पर आपको किसका मान मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा। 7.25 चला गया था, 1.75 और घटा लो तो आएगा 18.25। ये मान आपका a का आ गया है 18.25। ये मान आपका डी का आ गया है। आपको पता है एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एस एन बराबर मतलब पदों के योग का। तो बस ये क्वेश्चन आपका हो गया है, समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, पूरी ईमानदारी से कोशिश की है, एक एक क्वेश्चन मैं करा दूं। अगर कोई मिस हो गया तो परेशान नहीं होना, डीआई पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे आपकी 5 एससी होंगी तो 500 एससी की डीआई मिला के मैं डीआई पे अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं हर क्वेश्चन की पीपीटी बनाने में थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा और समय भी नहीं होता, तो ये सुबह 6 से 8 में एससी करा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी दिन एससी सॉल्व हो जाए, जिस दिन आप एससी दो उस दिन आपको सोल्यूशन मिल जाए, तो यही संभव हो सकता है। बाकी जो डीआई होगी उसकी पीपीटी बना के अलग से सॉल्व करा दूंगा। एक प्यारा सा आप सबका कमेंट चाहिए कि आप सभी सुबह 6 बजे संसार में उपस्थित होकर टेस्ट दे सकते हैं। 6 से 8 टेस्ट दीजिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिए। ऑफलाइन आते हो तो हिंदी, बाकी विषय का भी सोल्यूशन आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगा। अगर मैं बाकी सबके आंसर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। तो अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो संस्थान आ जाइए, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो तो श्रीराम एकेडमी का जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी, उसको देना स्टार्ट करिए। डेली पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, प्रॉपर दीजिए, समझिए, समझदार बनिए और एग्ज़ाम निकालिए। एग्ज़ाम निकलने के बाद जब आप मुझसे मिलने आएंगे मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं प्रॉपर इसी तरह आपका टेस्ट अब एग्ज़ाम तक कराता रहूँगा। क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट चाहिए। सभी को धन्यवाद।